बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सभी लोगों ने एक बात तो महसूस की होगी, हमारे पॉलिटिकली लोगों ने, हमारे राजकारण सब लोगों ने, विद्यार्थियों ने, नागरिकों ने, कि नेपाल में जिस तरीका से परिवर्तन हुआ, सब लोग रास्ते पे आए, पार्लियामेंट हाउस में घुसे और जिस तरीका से वहां पे ये किए और सब स्टूडेंट अब अपने ड्रेस पे आए और मैक्सिमम लोगों का एज 22 के नीचे था। एक अजब सा उन लोगों के पास में ये सब सिचुएशंस हुआ और सेकंडली कितने कम समय में उन लोगों ने जिस तरीका से घेरा गवर्नमेंट को, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बंद होने के पश्चात उन लोगों को इंटरनेट कनेक्शन भी एक्सेस होने नहीं दिया। ऐसे समय सिचुएशंस में बच्चे क्या करते, ना उनकी पढ़ाई रुक गई, उनके सब पूरा सिस्टम ही तो रुक गया। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ जो शर्मा जी के अभी ये है वहाँ पे प्रेसिडेंट अपना ये है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो हालत खराब हो गई है। और ऐसे लोगों ने दौड़ाया और ऐसे घुस गई, कोई इमरजेंसी मिलिट्री वगैरह वगैरह कुछ काम में नहीं है। और जब लोग रास्ते पे मरने के लिए तैयार है और वो सब आ जाते हैं तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा आदमी रहा वो नहीं रुक सकता। ऐसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ में जिस तरीका से हुआ कि जहां जहां पे भी जिन लोगों ने अति किया है, जिन जिन लोगों ने भी ज्यादा ये किया है, फोर्स लगाया, तो वहां पे लोग बगावत करते ही करते हैं। लोग कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, ऐसा सिचुएशन आ जाता है और जब आ जाता है तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचता फिर। तो ये सिचुएशन में आज बांग्लादेश आपका नेपाल पूरा देख के हम लोगों को भी लगा कि शायद हम लोगों ने जिस तरीका से ये सब सिचुएशन हमारी इंडिया में हो रही है तो इसके भी नतीजे वैसे ही कुछ बुरे हो गए। मित्रों, एक यूट्यूब का बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यहाँ से 60 लाख लोगों के यदि तुम वोट काटते हो और वो सब के सब बूथ पे पहुंचते हैं और जब उन्हें पता चले कि हमारा वोट काटा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। उन्होंने बोले थैंक यू घर बोल के तो घर नहीं जाएंगे, वो तो हंगामा करेंगे, धूम करेंगे और जब धूम करेंगे तो लाठीचार्ज होगी। लाठीचार्ज में तो फिर और एक मर गया कोई, एक आधे ने इंजरी हो गई, तो फिर तो लोग हैं, फिर वो सब तुम्हारे इलेक्शंस कमीशन रहो या कुछ भी रहो, ये सब तुम्हारा पूरा का पूरा ईवीएम के सब मशीनें ले लेके भागेंगे लोग और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचे रहेगा और तुम ना कोई पुलिस बीच में पड़ेगी। किसको मारेंगे? पुलिस के अपने लोगों को मारेंगे, उनके सब रिश्तेदार है, भाई बहन है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमको राइटिंग में दो, जब तक नहीं होगा, और कोई राइटिंग में देता नहीं है, बस ऑर्डर आ गया तो इसका मतलब ये तो गया। आजकल वो सब खत्म हो गया सब कि भाई इसने ऑर्डर किया था और वो ये हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आ जाता है तो बहुत ही तकलीफ वाली बात हो जाती देश को संभालने के लिए। और वो शायद हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीका से बना है कि हमें वो सिचुएशन तक हम लोग जाने की कोई ये नहीं है, ना जा सकेंगे। अभी एक दूसरी खबर तो आपको मालूम है, जब मैं ये कल जब हम लोग इस हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा तब तक क्या आपको शाम को अंदाजा आ जाएगा कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा है। आज जिस तरीका से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, सभी लोगों के लिए सिरदर्द बना है, सबके लिए मतलब सत्ताधारी जिसका शासन है उन लोगों के सिरदर्द बन गया है। एक बार तो एक ऐसा हो रहा है कि बार बार मोदी जी अपने राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं। क्या काम था, क्या नहीं हुआ, क्योंकि एक बात तो सच है आपको कि राष्ट्रपति भवन से बताया कि भाई धनखड़ जी हमारे यहाँ तो आए नहीं थे। जब वो धनखड़ जी आए नहीं थे तो फिर इस्तीफा किसने लिया? तो वो क्या कहते हैं कि आप होम मिनिस्टर को पूछो, उन्होंने जो जिस तरीका से ये किया गैजेट नोटिफिकेशन किया उन्हीं को पूछो। और आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस कह रहा है कि गैजेट नोटिफिकेशंस को जाओ और उन्हीं को पूछो कि किसने किया, क्या किया, हमें नहीं मालूम। जब ये सिचुएशन आ जाती और यदि धनखड़ जी के ऊपर में ये कुछ इल्जाम लगते या कुछ गलत बुरा व्यवहार उनसे उनके साथ में होता तो ये देश में फिर और नया मोड़ ले लेगा और सब लोग धनखड़ जी आके रास्ते पे बोले या क्या है तो मालूम नहीं है। वो सिचुएशंस तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। तो ये सब सिचुएशन हो जाती है तो करके बार बार मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मोदी जी कह रहे होंगे कि भाई जिसको कैसा बचेंगे।
क्योंकि उनको ये कह रहे कि भाई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और वो कह रहे कि नहीं उनका नोटिफिकेशन आप देखो। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने बगैर कुछ देखे वो भी क्या करते हैं, जैसे भी नोटिफिकेशन हुआ तो उसके हिसाब से उन लोगों ने इलेक्शंस लिया। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज मोदी सर गवर्नमेंट भी बड़ी डरी हुई है, उनको सब लग रहा है। इधर में सुप्रीम कोर्ट के साथ में बार बार उनको ने कहा कि नहीं आपको ये सब फजूल की बातें मत करो, आप उनको आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो 99% लोगों के पास में आधार कार्ड है उसको तुम कैसा अमान्य करोगे, बाकी के लेटर्स बाकी के जो भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं है लोगों के पास में, तो कॉमन तुम लोगों के पास में ये है। तो ये सब सिचुएशंस को आपको मालूम है। सेकेंडली एनडीए के बीच में इस तरीका से सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के दोनों के बीच में का जो सवाल है, तो सीपी राधाकृष्णन उन लोगों ने ना प्रचार किया, ना किसी के साथ में बात किया, ना कुछ किया, और चुपचाप बैठे। उनको लगा कि भाई हम लोग तो बस ये मोदी हमारा ये कर रहे हैं, तो मोदी और शाह के ऊपर में जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी आरएसएस से लगे ये करते हैं, वास्तव में रखते हैं, मतलब आरएसएस क्या ये है परमानेंट मेंबर, और ये मतलब उनका पूरे खसम खास है वो, तो करके इस वक्त आरएसएस का आदमी उन्होंने उतारा। लेकिन जिस तरीका से लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके विपरीत वहां पे सुदर्शन रेड्डी उन्होंने कहा सब कि भाई आप अपने आत्मा से पूछो और तुम खुद के दिल से पूछो कि तुम क्या कर रही है, देश को तुम्हें बचाना है या नहीं बचाना है। ये बड़ा मुसीबत वाला सिचुएशन पैदा हुआ। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तुम आरएसएस वर्सेस बाकी, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने सब लोगों बड़े इसमें आ गए। और जब ये अभी अभी थोड़ी देर पहले की एक न्यूज आई है कि एनडीए के 33 खासदार वे सब गायब हो गए। इसका ही मतलब है कि एनडीए के खासदार उन लोगों का फोन नॉट रीचेबल जब आ रहा, तो इसका ही मतलब कि एनडीए में बहुत बड़ी बगावत होने का चांस है। और एनडीए में बगावत यदि हो जाती है तो इसके परिणाम वाइस प्रेसिडेंट के हैं। मित्रों, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतना लोगों को इतना सीरियसनेस नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जो भी कुछ हो जाता है तो अपर हाउस से अप्रूवल हुए गए बगैर आप प्राइम मिनिस्टर के पास में जा नहीं सकते। और उसने ही पावर है, उससे भी ज्यादा लोकसभा से भी राज्यसभा में के ज्यादा पावर होते हैं, क्योंकि उसको वो कभी बर्खास्त नहीं होती। इवन इमरजेंसी रहे कुछ भी रहे राज्यसभा चालू रहती है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा ये परमानेंट भी है। तो उनके बीच में इतना उनको पावर है कि हर जो भी तुम लोगों के एजेंडा है उसके ऊपर में वो निर्णय ले सकते हैं। वो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा सकते हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं। इवन जुडिशियरी के भी कुछ करप्शन उनके ध्यान में आया तो अविश्वास प्रस्ताव में लाके वहां पे चीफ जस्टिस को बुला के उसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री ये बहुत बड़ी है, वो चाहे लोअर हाउस रहे या अपर हाउस रहे। लेकिन अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है बहुत पावरफुल होता है। जो और मिस्टर सुदर्शन रेड्डी जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनको सब मालूम है। और जब सब मालूम है तो इन लोगों की तो हालत खराब है, क्योंकि एक आधा आदमी सरकार के इशारे पे चलना, और वो खुद सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब जानते हैं, और इतना वो नॉलेजेबल आदमी, और सबको जिस तरीका से उन्होंने डील किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी को और शाह को बहुत मुसीबत में डालने वाली सिचुएशन है। हार भी जाए इंडिया अलायंस तो भी उनको कोई खास गम नहीं है, लेकिन एनडीए यदि हारता है तो फिर तो कोई ये नहीं है। इमीडिएटली अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और उस वक्त प्रस्ताव आने के बाद फिर तुम्हें वहां पे फ्लोर पे तुमको सिद्ध करना पड़ेगा। और उस वक्त जब मालूम है कि मरता क्या नहीं करता और मोदी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लोग नहीं कहेंगे, लोग आएंगे भी नहीं, और पूरा मोदी सरकार को पूरा लंबा कर देंगे। तो ये सिचुएशन आ सकती है। और ये सिचुएशन यदि आ जाती तो मोदी और शाह को तो जेल जाना ही जाना है, क्योंकि हजारों केसेस में उन लोगों के लगे हुए हैं। हर जगह पे फाइनेंशियल करप्शन, हर जगह पे अलग अलग टाइप के करप्शन। और जब इतना सारा होने के बाद में उनको मालूम है कि वो क्या होगा। शायद कुछ लोग ऐसे भी समझ रहे हैं कि उन लोगों को राष्ट्रपति के लिए फिर दोबारा नॉमिनेशन करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लगेगा, कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे उनकी डिग्री के ऊपर में, तो कोई भी जगह उनको क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा, और फोर्जरी करने के बाद में वो कई के सदस्य ही नहीं बचेंगे।
वो लोकसभा के भी नहीं रहेंगे, राज्यसभा के भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। तो ये सब सिचुएशन गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम करके रखा और मोदी और शाह दोनों की भी अभी इस वक्त कोई खैरियत नहीं। इधर आरएसएस इधर से ये कर रहा है, इधर बीजेपी में अभी तक अध्यक्ष का ये नहीं हुआ और इनको लगता है कि भाई ये इसमें हम लोगों ने उनको सेकने का है तो अभी अच्छा पूर्णा अपनी रोटी को सेक लो, अदरवाइज ये फिर दोबारा छपड़ने नहीं है। और मुझे तो कुछ लोग यूट्यूबर्स ने यहाँ तक दावा किया कि उन लोगों को लगता होगा शायद मोदी जी को कि अभी राष्ट्रपति शासन लगाने का कुछ वक्त आया या नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जब वो चेयर पे आएंगे तब वो बताएंगे। इवन चुन के भी आ जाते, इनका भी आदमी आ जाता तो बाद में देखेंगे वो क्या होगा। ऐसा कुछ होता नहीं गड़बड़ी में, क्योंकि यहाँ पे अभी बिहार का इलेक्शन एक बार वो हार जाते, क्योंकि जिस तरीका से ये इलेक्शन का पूरा उन्होंने फांस रचा बीजेपी ने, वो सब का सब लोगों ने पकड़ में आए हैं और हर चीज़ों से वो किस तरीका से खेमा कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, ये सब का सब अभी एक्सपोज हो गया। ये जब एक्सपोज होना चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को आने वाले दिन बड़े मुसीबत वाले और दुख भरे हो सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने कल का दिन, आज का दिन मतलब कल हम रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने में ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर में सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे फिर हम लोग नए विचार के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।